हम लोग समझ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्टोमेटा पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट देखिएगा बेटा, स्टोमेटा मीन्स पोर। ये आपको दिख रहा है बीच में पोर, और ये पोर कैसा होता है, वेरिएबल होता है, जिसको मेजर करते हैं। इसका डायमीटर बेटा वेरिएबल होता है। इसको किससे मेजर किया जाता है, पोरोमीटर से। रंध्रों की आवृत्ति किससे ज्ञात की जा सकती है, तो किससे ज्ञात की जा सकती है, पोरोमीटर से। ये आपको दिखाई दिया है स्टोमेटा पोर जो है। अब इसकी जो इनर वॉल है, ये जो ब्लैक दिखाई है मैंने आपको, इनर वॉल, ये इनर वॉल इसकी कैसी होती है, थिक। ये जो वॉल है, ये इसकी कैसी होती है, थिक होती है इनर वॉल। और जो इसकी आउटर वॉल है वो कैसी होती है, थिन। ये देखिए, ये स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर की ये जो आउटर वॉल है ये कैसी है, थिन। ध्यान रखिएगा, आउटर वॉल कैसी होती है, थिन, और इनर वॉल कैसी होती है, थिक। स्टोमेटा की कौन सी वॉल मोटी होती है, तो कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और जो इसकी बाहरी भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली। हमने किसकी बात की, गार्ड सेल की, आउटर वॉल की, इनर वॉल की। और फिक्स संख्या होती है गार्ड सेल नंबर में कितनी होती है, हमेशा 2। सब्सिडरी सेल के नंबर फिक्स नहीं होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। इसके चारों तरफ जो आपको सेल दिखाई है वो कौन सी सेल है, सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल्स, सहायक कोशिका जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका। और इसके अंदर क्या रहता है, पोटेशियम रहता है, वाटर रिजर्वायर रहता है। इसके अंदर संग्रहित रहता है पोटेशियम और वाटर का। और दोनों का जो कनेक्शन है गार्ड सेल के बीच में और सब्सिडरी सेल के बीच में किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। हमने सेल में पढ़ा था प्लाज्मोडेस्मेटा क्या फंक्शन होता है इसका, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म किससे बनी रहती है, प्लाज्मोडेस्मेटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो सहायक कोशिकाओं के बीच में, दो जो आसपास स्थित कोशिका है समीपस्थ कोशिका के बीच में जीव द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखता है प्लाज्मोडेस्मेटा, जो केवल प्लांट सेल के अंदर मिलता है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, ये है सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स जो काम में आएंगे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। और गार्ड सेल को सब्सिडरी सेल से किस आधार पर अलग किया जा सकता है, तो आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड कोशिका को या द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका को सहायक कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है निम्न की उपस्थिति कारण। किसकी प्रेजेंस के कारण आप गार्ड सेल को डिफर करते हो सब्सिडरी सेल से, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, पर ध्यान रखिएगा इस क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट विथ क्रैब कार्बोक्सिलेज, नॉट रुबिस्को। उसके बाद में देखिएगा स्टोमेटल अपैरेटस, रंध्रीय उपकरण। ये रंध्रीय उपकरण जो होता है स्टोमेटल अपैरेटस, ये किस किस का मिलकर बना हुआ होता है, ये बना होता है गार्ड सेल का, द्वार कोशिका का, जिसकी फिक्स संख्या है 2, प्लस साथ में पाई जाती है सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका, और साथ में स्टोमेटल पोर, रंध्रीय छिद्र। और इन सब से मिलकर बना हुआ है स्टोमेटल एपेरेटस। आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया स्टोमेटा का। मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, बाहरी भित्ति पतली है, आंतरिक मोटी है, सहायक कोशिकाओं के नंबर फिक्स नहीं है, गार्ड सेल के नंबर फिक्स है, 2 नंबर है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद में हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म क्या है इसका खुलने का और कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, खुलने में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, प्रोसेस कौन सी होती है, ऑस्मोसिस या परासरण। परासरण की आपको पढ़ा हुआ है, परासरण के बारे में, अंतः परासरण, बाह्य परासरण। परासरण के बारे में जल या विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना परासरण कहलाता है। या सॉल्यूट की अगर बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, परासरण। तो कौन सी प्रोसेस इस पे इन्वॉल्व है? परासरण की। और मैं समझा दूंगी आपको इसके बारे में। प्रेशर कौन सा काम में कर रहा है, कौन सा दाब काम कर रहा है? ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से आयंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से आयन इसके अंदर इन्वॉल्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण आयन पूरी थ्योरी जो है पोटेशियम मैलेट, तो पोटेशियम एंड क्लोराइड। और बाकी आपको थ्योरी मालूम है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पोटेशियम मैलेट वाली। कौन सा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर काम करता है? तो वो काम करता है पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। तो हम आगे देखते हैं, वापस बोर्ड क्लीन करके आपको समझाती हूँ किस तरह से रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि है। तो अब बेटा हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि, जिसे प्रपोज किया था लेविट ने। फ्यूजिनो ने क्या बताया था कि जब गार्ड सेल ओपन होती है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम। तो उसकी प्रेजेंस किसने बताई थी? फ्यूजिनो ने। थ्योरी किसने प्रपोज की थी इसकी? वो की थी लेविट ने। तो कई बार लेविट और फ्यूजिनो साथ में आ जाता है, अगर अलग अलग ऑप्शन में आए तो लेविट। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को कि किस तरह से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। डे टाइम और नाइट टाइम। आपको मालूम है स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट में क्लोज होते हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर पर। और ओपी किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर। जितनी सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी, ओपी उतना ही हाई होगा। डे टाइम में ओपी हाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डे टाइम में हाई होता है। डे टाइम में पीएच भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट। डे टाइम में आपने इससे पहले जो थ्योरी कुछ पढ़ी थी, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, कि डे टाइम में स्टार्च होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टार्च वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए ओपी कम होता है। डे टाइम के अंदर फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, शुगर का, शुगर में वाटर सॉल्यूबल होता है, ओपी हाई हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो कई सारी थ्योरी हमने पहले भी पढ़ी है। पीएच जब 7 होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, पीएच लो होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पढ़ेंगे। पहले समझ लें इस चीज को। अगर ओपी हाई है गार्ड सेल का, तो कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मैंने आपको समझाया, जैसे रेजिन को वाटर में डाला, किशमिश को, किशमिश पानी में फूल गई। कौन सा एग्जांपल है? एंडोस्मोसिस का। वाटर कहाँ पर एंटर करता है? गार्ड सेल में। गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है, गार्ड सेल क्या हो जाती है? टर्जिट, फूल जाती है, और पोर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जो फाइब्रिल्स है वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में, और पोर ओपन हो जाते हैं। नाइट में क्या होता है? नाइट में ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है। ओपी अगर लो होगा तो वाटर कहाँ पर चला जाएगा? सब्सिडरी सेल में, गार्ड सेल से। गार्ड सेल में सब्सिडरी सेल में चला गया, एक्सोस्मोसिस हो गया। सेल कैसी हो जाती है? गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है। अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको पहले क्लास में समझाई थी। मोस्ट एक्सेप्टेड यूनिवर्सल थ्योरी अभी आपको बता रही हूँ, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। क्या होता है दिन के दौरान, ड्यूरिंग डे टाइम? तो दिन के समय क्या होता है? गार्ड सेल में क्या बन जाता है? पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा आपको मालूम है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। हमने पहले सब कुछ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है? पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स गार्ड सेल में बन जाता है तो गार्ड सेल का ओपी कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज हो जाएगा तो सब्सिडरी सेल से वाटर कहां पर आएगा? गार्ड सेल में। एंडोस्मोसिस किस क्रिया के कारण होता है? तो वो कौन सी प्रोसेस इंक्लूड है? परासरण। और कैसा परासरण हो रहा है? अंतः परासरण। ये पोटेशियम मैलेट क्लियर है आपको? अंतः परासरण के कारण गार्ड सेल क्या हो गई? टर्जिट हो गई। टर्जिट का मतलब है स्फीत हो गई या फूल जाती है। गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बन जाता है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड मैलेट और इसके अंदर हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है, और जब पोटेशियम मैलेट के साथ में जुड़ता है तो गार्ड सेल का ओपी हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज होगा तो सब्सिडरी सेल से वाटर कहाँ एंटर करेगा? गार्ड सेल में।
एंडोस्मोसिस, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट, टर्जिट हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो फाइब्रिल्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोटोमीटर, किसका यूज किया जाता है, पोटोमीटर का। ऑप्शन में ध्यान देना, पोरोमीटर नहीं हो, पोटोमीटर हो। पोरोमीटर स्टोमेटा के लिए, पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन के लिए, मैनोमीटर रूट प्रेशर के लिए, ऑस्मोमीटर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, रेस्पिरोमीटर रेस्पिरेशन की आरक्यू के लिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है पोटोमीटर। और पोटोमीटर किस पर वर्क करता है कि जो अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जो एब्जॉर्ब वाटर वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, ट्रांसपिरेट वाटर के इक्विवेलेंट हो गया। इसी पर पोटोमीटर वर्क करता है। क्या मेजर करते हैं हम पोटोमीटर से, पोटोमीटर से एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट को हम गिनते हैं, ध्यान करते हैं। मतलब क्या नापते हैं, जल अवशोषण की दर को नापा जाता है, मेजर किया जाता है, क्योंकि जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही ट्रांसपिरेटेड होता है। जितना पादप जल अवशोषित करते हैं 98 to 99% क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ओनली कितना परसेंट काम में आता है, 1 से 2% वाटर काम में आता है। तो कल इस टॉपिक को बेटा मैं ट्रांसपिरेशन को कल कंप्लीट कर दूंगी लगभग, और नहीं तो अब बेटा ध्यान रखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझिए उसको। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है कि आपकी एग्जाम की तैयारी साथ साथ बहुत अच्छी तरह से हो जाए। आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखिए, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझाया जा रहा है। कंप्लीट चैप्टर नहीं है, सेल को कंप्लीट कराया था क्योंकि वो आप किन्हीं बच्चों का इनकम्प्लीट रह गया था जो लेट आए थे। पर अब ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, तो ध्यान रखिए, रोज देखिए उसको, वीडियो को। वीडियो देखते देखते ही आपको ये सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी। ओके।